नमस्कार दोस्तों, मिथवन में आपका स्वागत है। सोचो, समुद्र के बीच में एक लंबी सी पत्थरों की कतार जो दूर से देखने पर बिल्कुल किसी पुल जैसी लगती है। भारत के रामेश्वरम के पास पंबान आइलैंड से लेकर श्रीलंका के मनर आइलैंड तक, पाल्क स्ट्रेट के ऊपर, जैसे पानी को चीरकर कोई रास्ता बना दिया गया हो। और फिर वही सवाल जो हर बार दिमाग में चुभता है, ये सच में मैनमेड ब्रिज है या नेचर का बनाया हुआ एक इल्यूजन? ये है राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। आज हम खोलने जा रहे हैं भारत के सबसे बड़े फेथ वर्सेस साइंस डिबेट्स में से एक। और ये डिबेट सिर्फ इंटरनेट की लड़ाई नहीं है, ये ग्राउंड पर भी फ्लैश पॉइंट बन चुकी है। सेतु समुद्रम शिपिंग कनाल प्रोजेक्ट जैसी चर्चाओं के आसपास राम सेतु बार बार हेडलाइंस में आया, क्योंकि लोगों को लगा ये सिर्फ शिपिंग रूट नहीं, ये फेथ और हेरिटेज की लाइन है। और जब कोई जगह मैप से उठकर मीनिंग बन जाती है, तब हर सैटेलाइट इमेज, हर रिसर्च पेपर, हर कोर्ट स्टेटमेंट सिर्फ डेटा नहीं रहता, वो इमोशन बन जाता है। अब सोचो, जब इमोशन एविडेंस से पहले चलने लगे, तो क्या कोई भी कंक्लूजन सबको सेटिस्फाई कर सकता है? ये 48 किलोमीटर लंबी लाइमस्टोन शोल्स की श्रृंखला है, पंबान आइलैंड से मनार आइलैंड तक। लेकिन जो बात लोग अक्सर मिस कर देते हैं, ये पुल ऑलमोस्ट पूरा पानी के नीचे है। रीसेंट मैपिंग के अनुसार इसका करीब 99.98% हिस्सा सबमर्ज्ड है। और कई जगह वाटर डेप्थ सिर्फ 1 से 3 मीटर के बीच रहती है, यानी दिखता ब्रिज जैसा, पर असल में ये शैलो वाटर्स में फैला हुआ एक रीफ शोल चेन है। तो सवाल उठता है, अगर ये इतना शैलो और ऑलमोस्ट सबमर्ज्ड है, तो लोग इसे सदियों से पुल की तरह क्यों देखते आए? यहीं से कहानी मुड़ती है। रामायण के अनुसार लॉर्ड रामा ने सीता को रेस्क्यू करने के लिए लंका तक पहुंचने का फैसला किया। वानर सेना के साथ नाला के नेतृत्व में इस सेतु का निर्माण हुआ। लाखों भक्तों के लिए यह डिवोशन का सिंबल है। लेकिन साइंस एक अलग भाषा बोलती है। नासा, इसरो और एएसआई के अनुसार यह नेचुरल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। नए शोध से 2024 में इसरो एनआरएससी ने नासा के ICESAT-2 डेटा से पहला पूरा अंडरवाटर 3D मैप बनाया। इसमें पैच रीफ्स और पैरेलल लेजेस दिखे, और स्ट्रक्चर की हाइट सीबेड से करीब 8 मीटर तक बताई गई। और सबसे इंटरेस्टिंग, इस चेन के अंदर 11 नेचुरल चैनल्स भी आइडेंटिफाई किए गए। अब सोचो, अगर ये कंस्ट्रक्शन होता तो इतने नेचुरल चैनल्स बीच में कैसे और क्यों बने रहते? और अब वही सवाल जो इस पूरे डिबेट की जड़ है, अगर ये नेचुरल है, तो ये ब्रिज जैसा दिखता ही क्यों है? क्योंकि शैलो वाटर्स में रीफ्स और शोल्स अक्सर पैरेलल लेजेस बनाते हैं। सी लेवल बदलता है, करंट्स और सेडिमेंट्स शेप बदलते हैं, और जब डेप्थ कम हो तो सरफेस से देखने पर वो एक कंटिन्यूअस पाथ जैसा इल्यूजन बना देता है, यानी आंखों को पुल दिखता है, लेकिन अंदर स्ट्रक्चर रीफ चेन प्लस गैप्स होता है। कई लोग सोचते हैं कि नासा ने सैटेलाइट इमेजेस से इसे मैन मेड प्रूव कर दिया, लेकिन नासा ने 2007 में ऑफिशियली क्लैरिफाई किया था कि इमेजेस सिर्फ नेचुरल शोल्स दिखाती हैं। और यही वो जगह है जहां मिस इंफॉर्मेशन जन्म लेती है। इमेज एक्साइटिंग होती है, क्लैरिफिकेशन बोरिंग। एक पिक्चर ब्रिज जैसी दिखी और कैप्शन में नासा लिखा दिखा, तो ब्रेन शॉर्टकट ले लेता है, कंफर्म। फिर वही लाइन हजारों बार रिपीट होती है, और धीरे धीरे क्लेम
सच जैसा लगने लगता है। यही वजह है कि राम सेतु पर डिबेट फैक्ट से नहीं, हेडलाइन से भी चलती है। दूसरी बड़ी गलतफहमी, लोग कहते हैं कि राम सेतु के पत्थर पानी पर तैरते थे, लेकिन वेरीफाइड फ्लोटिंग स्टोन्स का कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है। यह पुमिस या कोरल जैसी चीजों की नेचुरल पोरोसिटी से समझाया जाता है। तीसरी गलतफहमी, उम्र बिल्कुल रामायण काल से मैच करती है, लेकिन जियोलॉजिकल स्टडीज लास्ट ग्लेशियल पीरियड में सी लेवल ड्रॉप दिखाती है अप टू 120 मीटर्स तक। फिर होलोसीन में सी लेवल्स राइज हुए और लगभग 7000 ईयर्स अगो तक स्ट्रेट सबमर्ज्ड हो गया। तो सवाल यह है, अगर यह पूरी तरह नेचुरल है तो रामायण में इसका वर्णन क्यों है? लेकिन दोस्तों, अब तक जो कुछ हमने जाना वो सरफेस था। असली शौक तो अभी बाकी है। सोचो, 2007 में एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। उन्होंने कहा कि राम सेतु कोई मैन मेड स्ट्रक्चर नहीं है, कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला। वेस्टर्न एकेडमिक व्यू में नासा, इसरो और एएसआई का कंसेंसस यही है, ये नेचुरल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है। इंडियन ट्रेडिशनल व्यू में वाल्मीकि रामायण में राम सेतु का विस्तार से वर्णन है। लाखों भक्तों के लिए यह भगवान राम की लीला और भक्ति का प्रतीक है। और एक सिंबलिक इंटरप्रिटेशन यह हो सकती है कि राम सेतु दरअसल फेथ और रीजन के बीच का पुल है। कोई अंडर वाटर एक्सकेवेशन में टूल्स या इंस्क्रिप्शंस नहीं मिले। कार्बन डेटिंग और थर्मोल्यूमिनेसेंस स्टडीज भी नेचुरल रीफ ग्रोथ दिखाती हैं। और हां, 1480 सीई के आसपास टेंपल लोर में साइक्लोन डैमेज से ड्राई लिंक टूटने का जिक्र मिलता है। इसे हिंट की तरह लो, प्रूफ की तरह नहीं। एक और यूनिक एंगल, 2024 मैपिंग ने गोंडवाना टेक्टोनिक्स लिंक भी हाईलाइट किया। 35 से 55 मिलियन ईयर्स पुरानी सुपर कॉन्टिनेंट कोलिजन से जुड़ी फॉर्मेशंस। और 2004 सुनामी के दौरान राम सेतु ने कई कोस्टल एरियाज के लिए बैरियर लिक रोल निभाया। रीफ्स वेव एनर्जी को ब्रेक कर सकते हैं। तो सवाल यह है, अगर यह नेचुरल है तो भी प्रोटेक्टिव डिजाइन क्यों नहीं लगता? और यहीं पर 2021 वाला अपडेट भी जरूरी है। एएसआई ने एनआईओ अंडर वाटर रिसर्च प्रोजेक्ट को अप्रूव किया और वो रिसर्च ऑनगोइंग है। मतलब साइंस दरवाजा बंद नहीं कर रही। अभी तक स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सप्लेनेशन नेचुरल ओरिजिन है, पर और क्लैरिटी आ सकती है। तो क्या फ्यूचर रिसर्च डिबेट को शांत करेगी या बिलीफ वैसे ही रहेगा? तो आखिर राम सेतु हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि आस्था और विज्ञान हमेशा साथ साथ चल सकते हैं। मिथ्स हमें होप देते हैं, फैक्ट्स हमें समझ देते हैं। असली चमत्कार वो है जो सदियों बाद भी हमें सोचने पर मजबूर कर दे। अब आप कमेंट में साफ साफ बताएं, राम सेतु के बारे में आपको सबसे ज्यादा आकर्षित क्या करता है? इसकी रामायण वाली आस्था या वैज्ञानिक जियोलॉजिकल मिस्ट्री? और क्यों? एंड स्क्रीन पर जो अगला वीडियो दिख रहा है, कोणार्क सन टेंपल, लॉस्ट मैग्नेट एंड फ्लोटिंग आइडल लेजेंड, अभी क्लिक करो, क्योंकि वहां भी लेजेंड और एविडेंस की वही लड़ाई है। माइथेवन पर बने रहिए, जहां पत्थर बोलते हैं और हम सुनते हैं।